शुरू कर रहे हैं। प्रियम्बल टॉपिक है। अब मैं यहां पे आपको सिर्फ पढ़ाने के अलावा, मतलब जो मेरा तरीका है पढ़ाने के अलावा, उसमें मैं कुछ सपोर्ट भी लूंगा। हालांकि वो चीज़ जो मैं सपोर्ट ले रहा हूं वो मैंने नहीं बनाई है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जस्ट आई हैव गॉन थ्रू द मटेरियल। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आपको यहां से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो प्रियम्बल हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग एक, मतलब इसको आप सिर्फ अपने पढ़ने से मतलब रखना, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत देना। जैसे हम प्रियम्बल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार आप जरा इसको थोड़ा सा देख लो, समझ लो। वैसे आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी कुछ कुछ हम इससे उठा के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर प्रियम्बल लिखी होती है। ठीक है, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो बुक आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप उसका सेंट्रल आइडिया, थीम समझना चाहें तो उन चंद लाइनों से आपको समझा दिया जाए। ऐसे ही चंद लाइनों को प्रियम्बल कहते हैं, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स, निचोड़ तो कुछ ही लाइनों में आपको समझाने की कोशिश करती है किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और ये कुछ कुछ ऐसे ही शुरू होती है, लगभग सभी देशों की प्रियम्बल ऐसे ही है, वी द पीपल। यानी कि यहां ये कमिटमेंट किया जाता है, प्रोवाइडेड कि आप डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र हैं कोई भी देश, तो वो ये बताएगा कि वी द पीपल, यानी कि हम ही लोगों ने इस देश को बनाया, इस संविधान को बनाया और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। इसीलिए आप किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। यूएसए का पढ़ोगे, वहां भी लिखा वी द पीपल ऑफ यूएसए, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी द पीपल ऑफ बांग्लादेश, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो सब जगह आपको वही मिलेगा। ठीक, तो हमने भी उसी तरीके से शुरू किया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to spread among them all the fraternity, to raise individuals' dignity and unity and integrity of India. On the date of 26 November 1949, in this Constituent Assembly, we adopt an act and give to ourselves this Constitution. ठीक है, जूम इट, किसको जूम करना है? इसको जूम करूं? हो भी जाएगा, हो गया चलो। लेकिन ये हिंदी में, लो जूम में पढ़ लो, पिक्सल्स फट रहे हैं। वैसे हिंदी में देख लो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, हिंदी का ईयर भी दिया हुआ है, यानी कि जो ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है इंडिया का, वो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये दोनों हैं। अब यहां जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ कुछ ऐसे बनेंगे, जैसे यहां देखो, ये पिक्सल्स नहीं फटेंगे। अब आप नोट डाउन करो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक बात लिखो कि ये शायद मैं आपको समझा ही दूं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, हमने बोला कि वी द पीपल से ये लाइन शुरू होती है या प्रियम्बल शुरू होती है। ठीक है, द वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी को हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री भी अगर समझ लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रियम्बल की हिस्ट्री। तो जब ध्यान रखना, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर who became the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru, on 13th December 1946, इस डेट को
उन्होंने भारत के संविधान को लिखने वाली एक सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं या कहते थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक प्रपोजल रखा। इस डेट को, जो डेट मैंने ऊपर लिखी हुई है, उस प्रपोजल का नाम था संविधान को लिखे जाने के उद्देश्य क्या हैं, यह प्रस्तावित किया जाता है, और उसी को नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्यों का प्रस्ताव। इस नाम से एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव संविधान सभा से प्रॉपर डिस्कशन के बाद पास कर दिया गया, और पास होने की डेट थी 22 जनवरी 1947। ठीक है, यही प्रपोजल पास होके प्रस्तावना कहलाया। ये है इसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान रखें, किसने प्रपोजल रखा था, किस डेट को रखा था, कहां रखा था, किस नाम से रखा था, और किस डेट को वो पास हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन आपके बनेंगे। और बहुत आपको डिटेल में जानना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और डिटेल में जाना है तो इसमें कितने मेंबर थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ देश का 2 हिस्सों में, तो 299 मेंबर्स बचे। बाकी पाकिस्तान के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उधर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मान लिए गए या शिफ्ट हो गए। तो 299 बंटवारे के बाद, और बंटवारे से पहले कितने मेंबर थे, 389। और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसकी सिफारिश पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी सिफारिश पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाने के लिए प्रपोज की गई थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसमें 3 लोग थे, तीनों कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह या और जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। बड़े मंत्रालयों के जो हेड होते हैं, चीफ, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 3 मिनिस्टर जो वहां प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली चुने गए थे लेबर पार्टी के, जब देश आजाद होने वाला था तब लंदन में चुने गए। तो वहां के 3 मिनिस्टर यहां भेजे गए, जिनमें से एक पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इन तीनों को कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर दर्जा मिला हुआ था, इसीलिए उन तीनों के ग्रुप को कैबिनेट मिशन कहा गया था। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही भारत को आजाद करने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल आया था। और यह भी प्रपोजल था कि भारत का बंटवारा नहीं होगा, ये कैबिनेट मिशन ने कहा था। ठीक है, पहले जल्दी से हिस्ट्री उतारो, फिर बताता हूं। अच्छा, गुड्डू महतो, मैं बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यों का प्रस्ताव नाम से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, जिसमें 389 मेंबर थे, बंटवारे के बाद 299 बचे, 10 लाख लोगों की तरफ से एक मेंबर चुना गया था, उनकी एक बॉडी बनाई गई जिसको संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, और वही प्रस्तावना कहलाया। ठीक है, महतो साहब, महतो साहब, आप एक बार दोबारा सुन लेना, रिकॉर्ड हो गई है आवाज। मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं, सर आपसे पढ़ने में ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है। अरे थैंक यू वेरी मच। प्रिंस सर हिंदी में, अच्छा प्रिंस देखो मैंने हिंदी में बता दिया। आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी। हिंदी में, हाँ प्रिंस, अब मैंने हिंदी में बोल दिया, ठीक है।
हाँ, स्टेफोर्ड, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, संजू, बिल्कुल सही। अंजलि सही बोले, किसको सही बोले? रितेश आर्य, अरे वाह क्या बात है, आपने तो एक और इंफॉर्मेशन जोड़ दी। प्रपोजल यूनानिमसली पास हुआ। सानू सर, बिफोर इंडिपेंडेंस एक्ट एंड चार्टर एक्ट डिस्कस कर दीजिए प्लीज। वो जब मैंने बताया ना वो क्लासेस हैं तो उसमें है, सब परेशान ना हो। टेलिस्मैन कौन है? ऋषभ राज, राज गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो हो गया, आगे चले। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो। जैसे हो सकता है कि इसमें कुछ काम का मिल जाए, मिल क्या जाए, है ही देखो यहाँ लिखा है। तो अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस डेट को पेश हुआ था, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं। दूसरा, जो मैंने अभी प्रियम्बल पढ़ के सुनाई है आपको, इसमें एक लैंग्वेज मेंशन है, तो उस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा देख लो कि वो किस कंट्री से बोरो की हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया से बोरो की हुई है। आइडिया किस देश से लिया हुआ है कि हम भी प्रियम्बल रखेंगे, तो अमेरिका से इसलिए लिया गया ना क्योंकि ये पहला कंट्री है जिसने अपने यहाँ प्रियम्बल लिखी है, तो हम क्यों ना कॉपी करें उसे, है ना। तो इसीलिए अमेरिका से ये आइडिया, विचार लिया गया कि भारत भी अपने देश के संविधान में प्रस्तावना रखेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। गुड्डू महतो, ठीक है ना, हिंदी में मिल रहा है। ये दोनों फैक्ट हैं, नोट कर लेना। लैंग्वेज किस देश से कॉपी की हुई है और आइडिया किस देश से कॉपी किया हुआ है। फटाफट डन मारो, आगे चले। हाँ प्रिंस, सभी टॉपिक हिंदी में बताऊंगा। अरे देखो इतना बड़ा बड़ा हिंदी में लिखा हुआ है। संजू, हाँ यूएसए, ठीक है, आगे चले। चलो इस पे आओ। अब देखो यहां कुछ काम की बात हो सकता है मिले। यही है ना प्रियम्बल, एक बार पढ़ लो। जैसे ये इधर लिखी हुई है हिंदी में, इंग्लिश में मैं बोल चुका हूं। अब इसमें देखो क्या चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। हालांकि इसको मैं वैसे भी आपको समझा दूं, इतनी हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ये ताकि आपके सामने वो वर्ड रहें, है ना। क्लास जिन लोगों ने करी है वो पता है, मैं सब इसी सीक्वेंस में समझा देता हूं। जैसे ये लाइन शुरू होती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको आप भूल जाओ। यहां आप ये देखो कि ये जो लाइन है वी द पीपल, ये किस देश से ली हुई है। तो ये यूएसए के संविधान से ली है। मैंने अभी आपको बताया था दुनिया का पहला देश यही है जिसने अपने यहां प्रियम्बल लिखी है। तो एक क्वेश्चन वहां था, एक क्वेश्चन यहां भी है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लाइन कॉपी की हुई है, वी द पीपल। वहां उनके देश का नाम लिखा है, यहां हमारे देश का नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया को बनाने की बात चल रही है कि इंडिया को हम कैसा बनाना चाहते हैं, तो यहां वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पहली लाइन है। तो एक लाइन में आप सीक्वेंस समझो, देखो यहां लिखा है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो इसका एक सीक्वेंस भी है, इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है SSDR। ये आप यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि S स्टैंड फॉर व्हाट, इज इट फॉर सॉवरेन, इज इट फॉर सोशलिस्ट, इज इट फॉर सेक्युलरिज्म, है ना। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा क्योंकि यहां आप कंफ्यूज हो गए। मैं दूसरा तरीका बताता हूं। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आपको पकड़ना है कि पहले वर्ड कौन सा है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन सा है, तो मैं नंबर दे रहा हूं आपको। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और इन दोनों को मिला के आप 4 नंबर कर लो क्योंकि ये दोनों वर्ड एक ही हैं।
ऐसा रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक हो, है ना। तो ये दोनों वर्ड अगर हम एक कर दें और चौथे नंबर पे इसको दे दें, तब आप सीक्वेंस पलट दो और फिर मान लो कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैंने वर्ड लाइन में लिखे होते, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इन वर्ड्स को मैं ये कहता कि ये वर्ड किस सीक्वेंस में आए हैं, यानी कि प्रियम्बल में जो आए हैं वो पहले कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। अगर आप ऐसे पकड़ना चाहते हैं तो इसका एक तरीका याद रखने का है कि आप इसको उल्टा पकड़ो। यहां से कैसे पकड़ोगे, देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक वर्ड है, तो जो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि सॉवरेन वर्ड है, सोशलिस्ट वर्ड है, वहां आप शायद कंफ्यूज हो रहे थे, फिर सेक्युलर है और फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसा ही है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये वर्ड है, इसी सीक्वेंस में आए। अब मैंने आपको बोला कि आप इनको उल्टे ऑर्डर में पकड़ लो, यानी कि इधर से चलो। देखो ध्यान से, डिक्शनरी में डी पहले आएगा है, तो इसका मतलब हम इधर से अगर चलें, यानी कि हमें अरेंज करने के लिए अगर देते, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो डी वर्ड पहले आएगा, तो पहले नंबर पे इधर से रिवर्स ऑर्डर पकड़ो, डी आ गया, तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इधर से पहले पे आएगा। एस तीनों जगह है, तो जब एस तीनों जगह है तो इसका मतलब कॉमन है, छोड़ दो। अगला वर्ड देखो, ई, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा, सेक्युलर। यहां दो वर्ड कॉमन है, दोनों को छोड़ दो। तीसरा वर्ड देखो क्या आएगा, सी, ये तीसरे पे हो गया, ये चौथे पे हो गया। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझे बोलो, ये बात हिंदी पे लागू नहीं होगी, इंग्लिश पे लागू होगी, ध्यान रखना। तो गुड्डू महतो, आप इस बात को ध्यान रखें, और प्रिंस ध्यान रखें कि ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये वर्ड रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी है, यानी कि एबीसीडी की बजाय हम जेड से शुरू करें, जेड बाई ऐसे, तब हम पकड़ पाएंगे उधर से। ठीक है, बिल्कुल एक एक नंबर पक्का कराता चलूंगा, बस आप मेरी बातों पे ध्यान दो। किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप जो लिख रहे हैं ना, जिस एग्जाम में बैठोगे आप, पॉलिटी का एक क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। 99% क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, सिर्फ अगर ढंग से बताए रास्ते पे चलते रहे, क्लास में बैठे रहे। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मैं यूपीएससी बीपीएससी वालों को भी पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मेनली उन्हीं को पढ़ाता हूं, आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज से फिल्टर डाउन होके बहुत सारे विचार ऐसे ऊपर से आपके पास पहुंच रहे हैं और बिल्कुल कंसाइज होके पहुंच रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग सिविल सर्विस वाले भी हैं, बहुत सारे लोग और एग्जाम के भी हैं, तो ढंग से समझ के आप पढ़ो। हाँ, रफ़ी अहमद, सीक्वेंस में याद रखना इसलिए ज़रूरी है ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में पूछा हुआ है, और छत्तीसगढ़ या स्टेट पीसीएस किसी का भी हो, किसी भी राज्य का, उसमें एग्जाम और किसी एग्जाम से, मतलब वनडे एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, उससे भी हल्का क्वेश्चन आता है। हाँ सौरभ, ये ट्रिक याद रखनी है। चलो आगे देखो, हाँ कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, देखो अब आप चाहो तो इसको देख लो कि भाई ये ऐसे ऐसे है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर इजाजत हो तो आगे चलें, उम्मीद है कि इजाजत होगी। चलो आगे देखो,
सिग्नल ही नहीं है। बच्चों आवाज आ रही है? देखो देखो, हाँ वीडियो बताओ जल्दी से देख के। चलो आगे देखें। वो थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, शायद लाइट फ्लक्चुएट करी थी बच्चों, ठीक है। लाइट की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूं। अब आ रही है आवाज? ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे चले। चलो अब आगे देखो। अच्छा, यहां कुछ वर्ड मैंने बोले थे ना आपको, कीवर्ड, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो मैं बोल दे रहा हूं, जब भी आपको टाइम मिले तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। वैसे जो आपके पास पीडीएफ आएगी उसमें सब होगा, ठीक है। और हाँ, तो मैं एक बार बोल देता हूं। देखो, सॉवरेन इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, यानी कि देश के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और देश के बाहर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, दो तरीके की है। देश के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन होने का मतलब है कि देश की सरकार जो चाहे वो नियम बनाए, जो चाहे वो करे। वो इंडिया को भारत कहे, भारत को इंडिया कहे, क्योंकि देश सॉवरेन है और यूनियन गवर्नमेंट इस मामले में पार्लियामेंट के बिहाफ पे सॉवरेन है। तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो देश को क्या कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती है, ठीक है। ये सॉवरेनिटी की पहचान है, लेकिन ये इंटरनल सॉवरेनिटी है, ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। यूक्रेन में बहुत सारे इंडियंस फंस गए, तो देश की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जो बाहरी है, उसका मतलब यह है कि जब उस देश के लोग तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, यूनाइटेड नेशन की किसी कोर्ट में, वेदर इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, दोनों में से कोई भी कोर्ट में अगर कोई इंडियन फंस रहा है, इंडियन मतलब वहां तो कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होगा आईसीजे में, और जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें लोगों का ट्रायल चलता है या कंट्री के हेड वगैरह का ट्रायल चलता है। जैसे सूडान के प्रेसिडेंट के ऊपर मुकदमा चला था। तो अगर ऐसा कोई मैटर होता है या कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में इलीगली पकड़ लिया जाता है, मतलब वहां के हिसाब से तो लीगल होगा, हम मान रहे हैं कि वो इलीगल है, या बेवजह फंसा दिया गया, जैसे पाकिस्तान में एक इंडियन को अरेस्ट करके रखा हुआ है ना लोगों ने जेल में, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना भारत की सॉवरेनिटी की पहचान है, जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहलाएगी। यानी कि जब देश की सरहद आप देख रहे हो तो उसके अंदर सरकार क्या करे उसकी आजादी, किसी का कंट्रोल नहीं है, उसके बाहर सरकार क्या करे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा वो डिफरेंट मैटर है, ठीक है, वो सरकारों की पावर पर डिपेंड करता है और समझौतों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सॉवरेनिटी होता है। दूसरा है सेक्युलर, सॉरी सोशलिस्ट वर्ड है। सोशलिस्ट वर्ड की कई विचार आगे डेवलप हुए, और उन्हीं विचारों में से देखो मैं एक आपको दिखाता हूं। जैसे ये है सोशलिस्ट वर्ड लिखा है ना, तो 42 अमेंडमेंट्स इसको जोड़ा गया था। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दो वर्ड थे, और इंटीग्रिटी तीसरा वर्ड था। तीन वर्ड जोड़े गए, वो मैं बाद में बता दूंगा। सोशलिस्ट वर्ड 42 अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया था। इसका विचार या इसका मतलब देखो क्या है। जैसे ऐसे समझो, कोई देश की इकोनॉमी जब पूरे कंट्रोल में सरकार के रहे और सरकार सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे, रिसोर्सेज पे इसलिए कंट्रोल करे कि वो सभी को साथ लेके चलना चाहती है, उसी को कहते हैं सोशलिज्म की विचारधारा, ठीक है। एक ये है। अब इसी में बहुत सारे तरीके बदल गए, जैसे कम्युनिज्म आ गया,
कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। तो जहां 100% सरकार अपने विचारों के आधार पे सब कुछ रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखे, वो मार्क्सिज्म भी कहलाता है और कम्युनिज्म भी कहलाता है। ऐसे ही माओ से तुंग था चाइना में, उसने जो कंट्रोल बताया इकोनॉमी पे वो अलग हो गया, वो कंट्रोल ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का, जैसे वहां की संसद का। तो ये सब बातें सोशलिज्म का आधार तैयार करती हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, उसमें कुछ लोग सब चीजों पे कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि एक अगर कोई कंपनी भारत में आती है, जैसे हम मान लेते हैं रिलायंस है, हम मान लेते हैं अडानी है। अडानी बहुत न्यूज में रहते हैं आजकल, विपक्ष की पार्टियां खूब अटैक करती हैं। तो हम मान लेते हैं कि अडानी कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई भी, तो वो बहुत सारे ग्रुप्स को, प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हुआ कैपिटलिज्म का फॉर्म, यानी कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, और एक होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये दूसरी फॉर्म, यानी कि बहुत सारे लोगों का बहुत चीजों में हिस्सेदार होना, यही समाजवाद का आधार है। और ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि कुछ ही लोगों का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल जब होने लगा, तब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, खासकर वर्कर क्लास ने अपने मालिकों के खिलाफ, फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ विरोध किया। उसी से ये विचार पनपा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। अच्छा, वहां मैंने सॉवरेन वर्ड लिखा था, तो देखो शायद यहां दिया हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल दिया हुआ है ना। भारत ने बांग्लादेश को अपनी कुछ एन्क्लेव्स, कॉलोनी दी और बदले में कुछ ली। ये भी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की पहचान है। भारत अपने किसी हिस्से को दे भी सकता है और दूसरे के हिस्से पे कब्जा भी कर सकता है। ठीक है। फिर अगला वर्ड देखो, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। किसी भी देश में किसी धर्म का सरकारी धर्म होना, ये उस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कोई भी देश हो, क्योंकि फिर उस धर्म के लोग हावी होना शुरू हो जाते हैं, और जो और धर्म के लोग होते हैं उस देश में, उनको वो अपनापन उस देश में महसूस नहीं होगा जो उन लोगों को हुआ जिनके धर्म को सरकार ने अपना धर्म बना दिया। इसीलिए भारत के संविधान में कहीं भी किसी धर्म का नाम लेके बताया नहीं गया कि ये इस धर्म का देश है या इस धर्म का रिपब्लिक है। ठीक है, बहुत सारे देशों में है, जैसे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है। इंडिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत एक डिफरेंट रिलीजन्स का एक बाउल है, एक ऐसा सलाद का कटोरा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फल रखे हैं, सलाद रखी है, और एक खूबसूरत गुलदस्ता सा बनता है। ठीक है, इसीलिए शायद हमने उस वर्ड को अवॉइड किया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लोगे। अच्छा, मैंने अभी बताया था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें अमेंडमेंट से 1976 में। अब थोड़ा सा अगर आप समझना चाहो तो इसको यहां समझ सकते हो कि सभी रिलीजन इक्वल हैं, पहली बात। गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता, ये अलग बात। फिर सभी को एक जैसा सम्मान मिलेगा, सभी रिलीजन को, और रिलीजन के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स जिनको सेक्ट कहते हैं, पंथ कहते हैं, उनको भी इक्वल सम्मान मिलेगा। ठीक है, ठीक चल रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैंने कमेंट नहीं पढ़ा बहुत देर से। हाँ, पढ़ लेता हूं। सर यही चीज हुआ ना, डेविल डेविल डेविल, अंजलि जी से क्यों पूछ रहे हो? विकास भैया से भी पूछ सकते थे, प्रिंस कुमार से भी पूछ सकते थे, शुभम से भी पूछ सकते थे। अंजलि की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों जा रहा है? अंजलि जी, आप 115 बैच की हो। आहा, वाह वाह। डेविल डेविल जैसी हरकत नहीं।
यस विकास रंजन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रिंस, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। हाँ, और ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर एंड लिबरल। लिबरल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लिबरल हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और सेक्युलर धर्म से दूरी बताता है। लिबरल का मतलब ये कि सभी धर्मों को और सभी लोगों को, अर्थव्यवस्था को, जो सब तरीके से ओपन छोड़ दे, सबको अपने हाल पे चलने दो, ये होता है। सेक्युलर का मतलब थोड़ा डिफरेंट है कि वो धर्म में इंटरफेयर करने से मना करता है, टकराव को रोकता है और जरूरत पड़ने पे धर्म में सुधार भी करेगा, ठीक है। जैसे सती प्रथा है या 3 तलाक सिस्टम है, बाल विवाह है, ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक। तो वो लिबरल एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ। नहीं, प्रेम प्रसून, हाँ बात सही है। ये सोशलिज्म जो है ना, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थॉट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल थॉट को ही तो डिस्क्राइब करता है, तो उसमें बेहतर है कि हम लिख दें, क्या दिक्कत है। आपने खुद ही लिखा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये भी तो होनी चाहिए ना कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है उस एक्सटेंट तक, उस सीमा तक जहां वो गरीबों का ध्यान रखे। तो भारत में गरीबी है, ये कोई छुपा नहीं सकता, भले ही सरकार छुपाने की कोशिश करे G20 में, है ना। तो उनका ध्यान कौन रखेगा। तो एक हमारी सरकारों को एक विचार दिया गया कि भाई आप सोशलिज्म के तौर पे चलना, क्योंकि यहां गरीबी भी है, गरीबों को हटाना है, गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं। प्रेम, प्रेम प्रसून, उम्मीद है कि ठीक लगा होगा। नहीं, ठीक है। शुभम, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, मैं भी बोल दूंगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोनों वर्ड मैंने एक साथ बताए थे, तो इस पे तो खैर छोड़ दो। डेमोक्रेटिक, क्रेटिक आप समझो सिस्टम, डेमो का मतलब समझो जनता से, आबादी से। तो जहां जनता शासन करती हो उसको लोकतंत्र कहते हैं। हिंदी से समझ लो लोगों का तंत्र, लोक पब्लिक, तंत्र सिस्टम, यानी कि जहां लोग सिस्टम बनाएं और बदलें, वो लोकतंत्र कहलाता है। 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे कंट्री में हो सकती है जहां जनता जब चाहे अपने हुक्मरान को बदल दे, रूलर्स को बदल दे। इनडायरेक्ट वो होती है जब हम किसी को चुने, एमपी और एमएलए को, और एमपी एमएलए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को हमारी तरफ से चुने, हो गया ना इनडायरेक्ट। तो भारत एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे चलने वाला देश है, लेकिन रूट लेवल पे हम डेमोक्रेसी डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सत्ता के रूप जो हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म में बनते हैं। बहुत बड़े कंट्री लाइक इंडिया, ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लागू कर पाएं। लाइक स्विट्जरलैंड, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, जब चाहे लोग बदल देते हैं। वहां रेफरेंडम का सिस्टम होता है, यानी कि जनता जब चाहे रेफरेंडम करा सकती है, किसी सत्ता के डिसीजन को बदलवा सकती है, प्लेबिसाइट हो सकता है ना, जनमत, जनता से पूछ लिया जाता है। तो हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की फॉर्म में चलने वाले देश हैं, ठीक है। आगे देखो, देखो वही लिखा है ना, जनता के द्वारा चलने वाला। आगे देखो, और ये तो खैर अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, आप जानते ही हैं। कई तरीके से वही यहां पे आ गया, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बातें आ गई। आगे देखो, रिपब्लिक, हाँ इस पे काम की बात है। रिपब्लिक का मतलब होता है, अच्छा ये कैसे इवॉल्व, इसको कैसे इवॉल्व कर रहे हैं हम, वो देखो जरा। जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा ऐसे लोग होते थे, नवाब वगैरह, ये लोग एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते थे। तो हम यहां उदाहरण ले लेते हैं फ्रांस का, ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए।
फ्रांस में लुई 16 नाम का राजा है, क्वीन मैरी उसकी वाइफ है, महारानी है। यहां जनता विद्रोह करती है अपने राजा के खिलाफ, क्योंकि जब जनता पे मार तमाम टैक्स लगाए जा रहे थे और उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो जनता ने लुई 16 को जनरल असेंबली बुला के उसी के महल में फांसी की सजा दे दी। ठीक है। अब इसका दूसरा मतलब यह है कि जब हाँ ठीक है, तो लुई 16 से ये कंप्लेन थी कि जो आप संसद बुलाया करते थे, जनरल असेंबली, उसमें आम जनता से कुछ पूछते नहीं हो, उनके लोगों का हिस्सा नहीं होता है, उनका रेशो परसेंटेज बहुत कम रखा जाता है इलाइट क्लास के मुकाबले, जो अपर क्लास था उसके। इसी बात पे ये विद्रोह हुआ था और यही फ्रांस की क्रांति कहलाती है, आप लोग जानते भी होंगे। 1789 में ये क्रांति हुई थी, 10 साल में सब मामला निपट गया, लुई 16 को फांसी दे दी गई। अब अगला सवाल ये कि जो राजा महाराजा यानी कि देश को हेड कर रहे थे वो एक फैमिली के लोग थे और फैमिली खत्म कर दी गई। तो सवाल ये था कि अब देश का हेड कौन बनेगा। तब इन्होंने यानी कि जनता ने जो विद्रोह किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से एक व्यक्ति चुन के आएगा और वही व्यक्ति उस देश को हेड करेगा। इसीलिए वर्ड ओरिजिनेट होता है रिपब्लिका, उसी से रिपब्लिक वर्ड बना है। ठीक है, यानी कि जहां देश का मुखिया जनता की तरफ से चुन के आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी, वो देश रिपब्लिक या गणराज्य गणतंत्र, सॉरी गणतंत्र कहलाएगा। गण मतलब लोगों का, तंत्र। ठीक है, तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए ये सिस्टम लाया गया, इसी को रिपब्लिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब आप फाइल पे देख लो एक नजर मार के, यही बात शायद यहां लिखी होगी, देखो। हाँ बच्चों, आप लोगों को शिकायत थी कि फाइल नहीं आई है, फाइल नहीं मिल रही। देखो मेरे क्लास लेते लेते आपके टेलीग्राम पे फाइल पहुंच गई होगी प्रीएम्बल की, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया है और फाइल पहुंच गई होगी। मेरे से तेज कोई हो सकता है ना? अब शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, G20 में 21 कंट्री हो गए, एक कंट्री और जुड़ गया, अफ्रीकन यूनियन उसको कह रहे हैं। वो कंट्री नहीं, कंट्रीज का ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन। हाँ रफी अहमद, पीडीएफ आ गया? अंजलि मिल गई, अच्छा। मैं चेक कर रहा था वैसे कि तुम लोग कहाँ कहाँ ध्यान रख रहे हो अपना। तुम में से किसी ने कमेंट नहीं किया कि सर हम टेलीग्राम बाद में खोल के देखेंगे, है ना? इसका मतलब तुम्हारा कई तरफ ध्यान है। रोहित को नहीं मिला, तुम अभी उसी टेलीग्राम में खोए हुए हो। टेलीग्राम पे एग्जाम अड्डा 360 सब्सक्राइब करोगे ना तो उसमें आ जाएगा। टेलीग्राम लिंक डाल दो, प्रताप जी डाल देना लिंक। चलो आगे देखें, धमाकेदार तरीके से पढ़ते रहो, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत है नहीं। बाकी अब एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट, प्रस्तावना में संशोधन, अभी मैंने बताया था 42वें अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़े गए। उसी को मैं बता दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लो। यही बात यहां लिखी होगी, देखो 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी अखंडता। 3 वर्ड जोड़े गए थे, 42वां अमेंडमेंट था 1976, 1976, दैट्स इट। ये बात ध्यान रखना। अब इससे आप एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो ना कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो क्या हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए, एक क्वेश्चन। बेरू बारी
ये बांग्लादेश जो आज है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, और इंडिया, इन दोनों के बीच बेरूबारी एक एंक्लेव टाइप समझ लो, पुलिस स्टेशन, उस कॉलोनी को लेके झगड़ा था। तो जो सर रेडक्लिफ था, जिसने बाउंड्री खींची है ना, बॉर्डर बनाए हैं भारत पाकिस्तान के, उसने बेरूबारी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया था, और यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने हैंडओवर किया था जवाहरलाल नेहरू को या इंडिया को। इसी बात पे डिस्प्यूट था। अब जाहिर सी बात है, हमें बॉर्डर लाइन सीधी करनी है, डिस्प्यूट खत्म करने, देश तभी आगे बढ़ेगा, वरना बाउंड्री में उलझे रहे हैं। इसी को लेके ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, बेरूबारी बनाम भारत सरकार, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1960 का केस है, ईयर नोट कर लेना। इसमें कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पार्ट नहीं है, ये एक क्वेश्चन था, इस पे डिबेट हुई। क्यों पार्ट नहीं है? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक वर्ड बोला था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जब हम प्रस्तावना में यूनिटी वर्ड लिखा है, इंडिया की यूनिटी के बारे में हम लिख रहे हैं, तो जब हम अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को देंगे तो यूनिटी प्रभावित होगी, यानी कि यूनिटी आप तोड़ रहे हैं उतना हिस्सा देके। इसी वजह से प्रियम्बल पे क्वेश्चन उठा कि ये प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। अगर पार्ट है तो भाई ये ऐसे नहीं बदल सकते आप, फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर ये पार्ट नहीं है, यानी कि संविधान का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक कागज चिपका हुआ है किताब के ऊपर, तो फिर कुछ भी कर दें हम। इसी पे क्वेश्चन था। इसमें एक गलत प्रोनाउंस किया, अनाउंसमेंट जो था वो गलत था सुप्रीम कोर्ट का, कि पार्ट नहीं है। बाद में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस करेक्शन को सही किया और कहा कि ये प्रियम्बल जो है वो एक पार्ट है। देखो यहां लिखा है। और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती। जैसे बेसिक पिलर के तौर पे एक बिल्डिंग है, उसके पिलर्स हैं, उन पिलर्स को आप नहीं हटा सकते, बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। यही कहलाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मूलभूत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती के केस में डेवलप हुआ था। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बनी है जजों की, उसमें 13 जज थे, और ये वही केस है जिसमें 7 जज एक तरफ थे और 6 जज विरोध में थे। ठीक है, ये पहली लाइन पे हम चल रहे हैं अभी। कमेंट पढ़ लूं? आप लोगों ने, क्लास तो चल रही है लेकिन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जोड़ लेते तो मुझे अच्छा लगता, आपकी तरफ से मुझे मोहब्बत दिखती। अपने फ्रेंड्स वगैरह को या घर में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको जोड़ लो। मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूं, उसका फायदा पहुंचाओ सबको। पंकज, हाँ बिल्कुल सही बात है। सिस्टम से तेज कोई हो सकता है? मैं सिस्टम नहीं हूं, तुम्हारा ही हिस्सा हूं, तुम ही लोगों में हूं, तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, चलो इसमें ना, इस फाइल में, हालांकि ये फाइल तो लास्ट हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और होनी चाहिए, नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम पहली लाइन पढ़ के आ रहे हैं, वी द पीपल, यही ना, तो हम मान लेते हैं कि हम इसने इस लाइन को हमने डिस्कस कर लिया। फिर दूसरी लाइन है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स।
यानी कि हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं। सिटीजन वर्ड आया है, ध्यान रखना, पीपल वर्ड नहीं आया, यानी कि विदेशियों को प्रियम्बल कुछ देने की बात नहीं कर रही, केवल नागरिकों को देने की बात कर रही है। तथा इसके नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए क्या प्राप्त कराना है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आराम से सब लोग पढ़ते रहो, सेशन में बने रहो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। देखो सिटीजन्स को क्या क्या देना है, तो जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वालिटी देना है, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है, ये चीजें नहीं रही होंगी तभी हम कह रहे हैं ना ये देना है ना। तो जस्टिस वर्ड कहां से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है, रूस की क्रांति से ये वर्ड लिया गया। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुई थी, और ये तीनों वर्ड फ्रांस की क्रांति से लिए गए, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई, ठीक है। ये वर्ड लिए गए, इसका मतलब ये कि आप ये बताना चाहते हो कि भारत बड़े बड़े विचार जो क्रांतियों में लाखों लोगों की मौत के बाद इवॉल्व हुए, हम प्रियम्बल में पहले ही लिख दे रहे हैं, ताकि भैया यहां क्रांति व्रांति मत करना, सब कुछ यहां पहले ही मिला हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए लिखा होगा। तो जस्टिस यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता या समता, सही वर्ड समता है वैसे, और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। ये वर्ड इसी सीक्वेंस में, ध्यान रखना कैसे हैं वो देखो। सबसे पहले जे आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, यानी कि एक कोड बना लेना, जे एल ई एफ। ये सीक्वेंस रहेगा इन वर्ड्स का, अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। लिबर्टी से पहले जस्टिस है। जस्टिस तीन तरीके का प्रस्तावना में बताया गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अरे क्या लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये चीज उस फाइल में नहीं थी, इसलिए मैंने लिख दी है, ठीक है। तो तीन तरीके के न्याय की बात करती है, और ये तीनों इसी सीक्वेंस में, आप ध्यान रखें। यानी कि समाज में जो अन्याय है, यानी कि समाज में जो नहीं है और आपको लगता है कि होना चाहिए, उसी से वर्ड बना ना जस्ट, यानी कि जो होना चाहिए। बोलते हो आप ना, जस्ट अभी आया, मतलब बिल्कुल जो सही है। तो जस्टिस तीन तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करना, और इकोनॉमिक मामलों में जो कमियां हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसको कम करना। और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मामलों में सत्ता के किसी भी शिखर तक पहुंचने की ओपननेस, खुलापन होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, एक आदिवासी महिला भी, एक औरत भी, ट्राइबल महिला देश की राष्ट्रपति बन सके। ऐसा माहौल जनरेट करना पॉलिटिकल जस्टिस का फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। फिर लिबर्टी है, तो लिबर्टी कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी बातें दूसरों के सामने रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप जिस चीज में जो विश्वास करते हैं उसको फॉलो करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, और पूजा पाठ की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वर्शिप। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना यहां किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। तो आपको
विचार जो आपके मन में हो उनको एक्सप्रेस करना, दूसरों के सामने रखना, इसकी स्वतंत्रता है। आप जिस चीज को जैसे विश्वास के तौर पे मानते हैं कि मिस्टर एक्स हैं वो हमें मोक्ष दिलवा देंगे, ये आपका विश्वास है, चले जाओ, मिलेगा कुछ नहीं। धर्म, आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप फॉलो करो, नहीं अच्छा लगता छोड़ दो, आप फ्री हैं। आप एथीस्ट भी बनने के लिए फ्री हैं, नास्तिक भी बन सकते हैं, और आपके धर्म में जो पूजा का तरीका बताया गया वो फॉलो करने के लिए आप फ्री हैं। फ्री होना यही लिबर्टी कहलाता है, ठीक है। फिर है इक्वालिटी, यानी कि समानता लानी है। तो कौन सी समानता लानी है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जिसकी जैसी प्रतिष्ठा है। सभी मोदी चोर क्यों होते हैं, ये कहना सभी मोदी लोगों की प्रतिष्ठा का अपमान है। इसीलिए राहुल गांधी पे मुकदमा चला था, हालांकि सरकार प्रूव नहीं कर पाई, या वो व्यक्ति प्रूव नहीं कर पाया अपील में कि ऐसा उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। जो ऐसा कर गया होगा उसके बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो बचाव मिल जाता है। आईपीसी का सेक्शन 499 जो मानहानि, डिफेमेशन का वर्णन करता है, 500 में उसकी सजा का वर्णन है, वो कुछ बचाव देता है कि गलत को गलत कहना गलत नहीं होता है, सही को गलत कहना गलत होता है, ठीक है। तो यही मानहानि का आधार बनता है। तो प्रतिष्ठा का अपमान ना करें, सबको बराबर मौका मिले, सरकार ऐसा माहौल बनाएगी। तो जिन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें सभी को बराबर मौका मिलता है। आर्टिकल 16 इसका प्रोविजन भी करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ऐसा भाईचारा लाओ जिससे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिले। और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी एक रहे। ऑफ द नेशन वर्ड है, कंट्री के नाम पे भारत नहीं लिखा हुआ, यहां पे इंडिया नहीं लिखा है। फ्रेटर्निटी, जो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता, ये ध्यान रखना, एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बना के रखो, तभी देश एक रहेगा। ये अखंडता वर्ड भी 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। जब आप ऐसा भाईचारा, मिलजुल के रहने का विचार अपने दिल में रखेंगे, जो लोगों का सम्मान करे, किसी की डिग्निटी को हर्ट ना करे, डिग्निटी हर्ट नहीं होगी तो लोग मिले जुले रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जब लोग जुड़े रहते हैं तो देश नेचुरल जुड़ा रहता है, क्योंकि लोगों से ही देश बनता है। देश से लोग नहीं बनते, लोगों से देश बनता है। तो लोगों का जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, आप कुछ सोचें, दूसरा कोई सोचे, टकराव हो सकता है, लेकिन वो विचारों का दो व्यक्तियों का टकराव है, दो ग्रुप का टकराव है। उसका मतलब ये नहीं कि आप देश को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। इसीलिए कहा गया कि बंटवारे जैसी, भारत के पार्टीशन जैसी तबाही को हम आगे ना देखें फ्यूचर में। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लिख रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में कभी ना हो, इसीलिए लोग भाईचारे के साथ रहें। जब भाईचारे के साथ रहेंगे तो देश एक रहेगा और कभी टूटेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ सही विकास, आप सही जा रहे हैं। ठीक है, मिटा दूं? पंकज, बहुत हंसी आ रही है पंकज को।
निशांत, बिहार के सीएम बन जाऊं तो फिर जो बिहार की राजनीति कर रहे हैं उनका क्या होगा? चलो मैं बिहार का सीएम बनूंगा एक दिन। फिर नीतीश कुमार जी का क्या होगा? फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? है ना। चलो लास्ट पैराग्राफ देखो। ऑन द डेट ऑफ, वैसे डेट ऑफ नहीं लिखा है, ऑन दिस डे लिखा है, 26 नवंबर 1949। इस डेट को संविधान बना है। कहाँ बना है? इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा में। अगर आपका कुछ छूट जाए तो आप क्लास खत्म होने के बाद वीडियो दोबारा देखना, पॉज कर करके देखना, रोक रोक के, और नोट करते चलना। एडॉप्ट, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 था ना, वो हिंदी वाला है। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, ये वर्ड सीक्वेंस में ध्यान रखना, अंगीकृत, अधिनियमित, व आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। तो यहां कुछ क्वेश्चन के जवाब हैं। संविधान कब बना, किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। इसको एडॉप्ट किया गया है। जैसे किसी बच्चे को हम एडॉप्ट करते हैं, यानी कि गोद लेते हैं, तो जब हम किसी को गोद लेते हैं तो वो बच्चा उस फैमिली का मेंबर बन जाता है, यानी कि अंग बन जाता है। तो ये संविधान भी अंग बन गया। अब एनेक्ट, इसका मतलब होता है लॉ बना देना। अब इस देश का सबसे बड़ा लॉ यही है जिसको हम संविधान कह रहे हैं। आत्मा में अर्पित करते हैं, गिव टू अवर सेल्फ, यानी कि ये पढ़ने वाले का कमिटमेंट है कि हम इसको आत्मा में शामिल कर रहे हैं। ठीक है ना। पंकज को हाँ कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा, नहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। ठीक है। हो गया सौरभ? हाँ लास्ट में लिखा होगा शायद, आप देख लेना एक बार। ठीक है। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, जो चीज छूट गई हो वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो क्या क्वेश्चन बनेंगे यहां पे। पहला क्वेश्चन, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी मैंने बताया कि हो सकता है। एक अमेंडमेंट हुआ है और वो अमेंडमेंट था 42वां, 1976 में हुआ 42वां संशोधन 1976। 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी वर्ड जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड दे देता है कभी कभी, पूछता है इसमें से कौन कौन से वर्ड जोड़े गए। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये, पहला ये बना यहां से। ठीक है। तीनों वर्ड याद रखना।
फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने टाइप का जस्टिस प्रस्तावना में है, यानी कि न्याय कितने टाइप का दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया था ना 3 टाइप का। फिर लिबर्टी, स्वतंत्रता, कितने टाइप की दी हुई है, ये 5 टाइप की है। फिर इक्वेलिटी कितने टाइप की है, ये क्वेश्चन बनता है। समता या समानता, तो ये 2 टाइप की है। फिर लास्ट है फ्रेटर्निटी, कितने टाइप की है, यानी कि बंधुत्व या भाईचारा 1 टाइप का है। लोगों के बीच जो लोगों की गरिमा है उसका सम्मान करना, ऐसा भाईचारा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन बन गए प्रियम्बल पे किस टाइप से हो सकते हैं। बाकी केशवानंद भारती और बेरुवारी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये प्रियम्बल आपकी कंप्लीट है। अब इस पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रियम्बल में, देखो शायद अगर जुड़े हैं, नहीं जुड़े मैं अभी भिजवा देता हूं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। प्रताप जी वो फाइल होगी आपके पास जो एक बार देखो, चेक करो, नहीं है तो मैं भेज दूं। चलो मैं आपको एक फाइल भिजवा देता हूँ, उसमें क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, फाइल ढूंढने में 1 मिनट लग जाएगा लगभग। अरे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगा। आवाज आ रही है? चलो अब आएगी। हाँ, वो मेरे से माइक बंद हो गया था। ठीक है, चलो यूएसए से क्या क्या लिया हुआ है हम उस पर बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से कॉपी किया हुआ है। जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम 2 तरीके से है, यहां नहीं लिखा, मैं एक्सप्लेन करता हूं।
इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि अदालतों का जुड़ा होना, ये सिस्टम अमेरिका से नहीं लिया है। यानी कि जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 3 लेयर हैं, ये तीनों लेयर जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबको मान्य होते हैं, तो ये सिस्टम अमेरिका से नहीं लिया है। ये सिस्टम जरूर लिया है कि अदालत के मामलों में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, ये कहलाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यही है कोर्ट सिस्टम जो अमेरिका से लिया है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये फेडरलिज्म का एक करेक्टर भी होता है, परिसंघवाद का एक करेक्टर भी है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यहां से लिया है, यानी कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई गलत डिसीजन, गलत लॉ, कानून सरकारें बनाती हैं और उस सरकार के कामों से या कानूनों से किसी के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है या टकराव होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के कामों में, तो उसको रिव्यू करेगी। सरकार के कामों को रिव्यू करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। ये कहां से लिया है? अमेरिका से। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को इंपीच करना, हटाना, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है भारत के संविधान में, वो भी अमेरिका से लिया हुआ। ठीक है बच्चों, और देखो क्या क्या लिया है। वाइस प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति, वो भी यहीं से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जिस दिन बनी उसी दिन अमेरिका की संसद, जिसको कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस में 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये वैसा ही है जैसे लोकसभा है हमारे यहाँ, वहाँ एक सीनेट भी है, वो वैसे है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। तो कमला हैरिस जिस दिन उपराष्ट्रपति बनी उसी दिन उनको एक पद और मिला उपराष्ट्रपति पद के अलावा, वो था उनके यहाँ सीनेट की अध्यक्षता, यानी कि चेयरमैनशिप ऑफ सीनेट वाइस प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी या मिल जाती है। ये सिस्टम कहलाता है एक्स ऑफिशियो किसी पोस्ट का मिल जाना, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के साथ दूसरा पद जुड़ा होना, वो दूसरा पद एक्स ऑफिशियो पोस्ट कहलाती है। ये सिस्टम भी हमने अमेरिका से लिया है। भारत में उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति बनेगा वो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो, पदेन ये वर्ड आते हैं उसके लिए, वो राज्यसभा का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ये सिस्टम अमेरिका से है। राष्ट्रपति आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का हेड होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, ये भी वहां से लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, हाई कोर्ट के जज को हटाना है, ये भी सिस्टम कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, अब आओ दूसरे कंट्री की तरफ, ब्रिटेन। यानी कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया हुआ है? तो भारत में, अभी मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि संसद होगी सेंटर में, संसद होगी राज्य, विधानसभा होगी राज्यों में, या विधानमंडल होगा। जो संसद सेंटर का कानून बनाने वाला अंग है, जिसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, राज्यों में उसको विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं। 2 हाउस हैं तो विधानमंडल, एक है तो विधानसभा। ठीक है, तो इन दोनों में जो सिस्टम चलेगा वो सिस्टम मंत्री उत्तरदायित्व वाला होगा, यानी कि मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जहां मिनिस्टर संसद में जवाबदेह होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, वही कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। दूसरा, भारत में एक ही नागरिकता होगी, अमेरिका की तरह 2 नागरिकताएं नहीं होंगी। वहां राज्यों की भी नागरिकता होती है और सेंटर की भी होती है। यहां एक ही होगी और वो होगी देश की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अमेरिका की तरह नहीं, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। कानून कैसे बनेंगे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से क्यों लिया है और आज भी हमको कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके आदी हो चुके थे आजादी से पहले। वो लोग यहां बहुत सारे नियम कानून बनाते थे तो हम उसको फॉलो करते करते यूज टू हो चुके थे। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स जारी करती हैं फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
ये प्रोविजन प्रीरोगेटिव रिट्स कहलाता है, जो कि ब्रिटेन में डेवलप हुआ था और वहां के राजा को ये पावर थी या क्राउन को पावर थी। हमने उसी को कॉपी मारा और हमने ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे दी। ठीक है, आगे देखो। बहुमत की सरकार बनेगी, यानी कि इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है मिनिमम वोटिंग सिस्टम। ठीक है, भारत में लगभग दोनों सिस्टम लागू हैं, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जनरल इलेक्शन में लागू होता है, चाहे राज्य की विधायिका के चुनाव हो या संसद के चुनाव हो। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट वाला सिस्टम है, जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कह देते हैं, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले मामले में लागू होता है, वहां मिनिमम 50% से ज्यादा सीट आएंगी तभी आप विजेता होंगे। और जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, उसमें जिसको सबसे ज्यादा आएंगे वो विजेता होगा। तो जो जनता वोट देने जाएगी वो इसी सिस्टम पे वोट देगी। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि ये सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। कौन सा वाला? सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति विजेता होगा, ये सिस्टम कहलाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो एमपी चुने जाते हैं, उसमें जो सिस्टम लागू होता है उसमें 50% से ज्यादा वाला लागू होता है, उसको इनडायरेक्ट चुनाव कहते हैं। तो इनडायरेक्ट चुनाव में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे चलते हैं और यहां जनता सीधे वोट देती है, यानी कि जनता ने जिसको सबसे ज्यादा वोट दिया, भले ही वो 12% वोट पाया, बाकी लोगों को 11, 10, 9 ऐसे मिले, तो सबसे ज्यादा वाला जीतेगा। जरूरी नहीं 50% कट ऑफ पे पहुंचे। ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर है रसिया से क्या लिया हुआ, जिसको हम पहले यूएसएसआर कहते थे, सोवियत यूनियन भी कहते थे, या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी कहते थे। ठीक है, यूएसएसआर भी कहते थे। फंडामेंटल ड्यूटी 42वें अमेंडमेंट से 1976 में इंदिरा गांधी ने ऐड करवाई थी, उससे हमने ये ड्यूटीज जोड़ी हैं। आइडियल ऑफ जस्टिस, अभी मैंने बताया था, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहां से लिया हुआ है? मैंने बताया था ना कि रूस में क्रांति हुई थी, तो हमने क्रांति से लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हुआ है? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट ली हुई है। प्रस्तावना की भाषा, जब हम प्रस्तावना लिख रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से भाषा कॉपी की हुई है कि किस सीक्वेंस में कौन से वर्ड रखने हैं। वो समवर्ती सूची वो है जिस पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। केंद्र और राज्यों के बीच जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का बंटवारा है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बंटवारा सेंटर के फेवर में झुका है। ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया हुआ है। दोनों बातों में फर्क है, ध्यान रखना। आर्टिकल 108 में एक प्रोविजन है कि लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है। 108 आर्टिकल यहां लिख लेना, ज्वाइंट सिटिंग तब जब दोनों संसद के दोनों हाउस के बीच सहमति ना हो पाए, तब हम दोनों को एक साथ बुलाते हैं। राष्ट्रपति ऐसा ऑर्डर देता है कि भाई दोनों साथ बैठो और जो लॉ बनवाना चाहते हैं वो बनवाओ। ठीक है, वही ज्वाइंट सिटिंग कहलाता है। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ। फिर अगला वर्ड है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में आप जानते होंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। घिसी पिटी बात है, आपको सबको पता होगा। और राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करती है राष्ट्रपति, ये भी सिस्टम हमने आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, यानी कि अभी मैंने बोला था ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से आएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये सिस्टम हमने कहां से लिया हुआ है? आयरलैंड से लिया हुआ है। जबकि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया हुआ है? यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, और ये तो सेम बात रिपीट हो गई शायद, हाँ ये दोनों बातें रिपीटेड है। आगे देखो, जर्मनी में पहले जर्मनी के संविधान को वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। ठीक है, तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते थे? क्योंकि जब 1919 में शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और 1933 तक रहा है,
तो जिस जगह पे ये लोग बैठ के या मीटिंग वगैरह संविधान अपना लिखने का वो कर रहे थे, उसी की वजह से इसको बीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये 1919 से 1933 तक रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हिटलर ने दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था। यहां से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी प्रोविजन ध्यान रखना आप, ये इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रखे गए थे, वहां से कॉपी करके आज के संविधान में लिखे हुए हैं, लेकिन लिए यहीं से गए थे। दूसरा, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी में। 359 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा और राइट सस्पेंड राष्ट्रपति कर सकता है। ये दोनों प्रोविजन यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। देखो ऑप्शन में वीमर होगा तो उस पर टिक करना है, वीमर नहीं है तो जर्मनी पे टिक करना है, ध्यान रखना इस बात का। फिर आओ आप कनाडा पे। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर के फेवर में झुका हुआ है, वो कहां से लिया? कनाडा से। अच्छा, जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट में जो पावर हैं उस पर सेंटर को दी गई हैं, स्टेट लिस्ट में जो पावर हैं वो राज्यों को दी गई हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है, कोई भी लॉ बना सकता है। इनके अलावा जो पावर कहीं नहीं दी हुई है वही है रेजिड्यूरी पावर, और वो कनाडा से लेके हमने एंट्री नंबर 97 में यूनियन या सेंटर को पावर दी हुई है, ठीक है। आगे देखो, राज्यों में गवर्नर होते हैं, गवर्नर हर राज्य में होता है। ये प्रोविजन की सेंटर भेजेगा गवर्नर, ये कनाडा से लिया हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी पावर दी हुई है आर्टिकल 143 में। ये कहां से लिया हुआ है? कनाडा से। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सलाह दे सकती है, ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पे, जो उसको ठीक लगे। सलाह देना ना देना सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। ये बात हमने कनाडा से कॉपी ली हुई है। आगे देखो, साउथ अफ्रीका से क्या हुआ है? लिया हुआ है राज्यसभा के मेंबर, यानी कि राज्यसभा सेंटर की जो संसद है उसमें अपर हाउस, उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। उसमें जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको चुनते हैं राज्यों में बैठे हुए एमएलए, चाचा विधायक हैं वो लोग चुनते हैं। तो जो विधायक चुनते हैं वो इनडायरेक्ट चुनते हैं, यानी कि वो जनता की तरफ से आए हैं और फिर वोट दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। ये चुनाव सिस्टम राज्यसभा के सदस्यों को चुने जाने का तरीका है, और ये हमने कहां से कॉपी किया है? साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रोविजन है, कहां से लिया हुआ है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया हुआ है? पहले ही बता चुका हूं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। आगे देखो, जापान से क्या लिया हुआ है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून की स्थापित प्रक्रिया जापान से ली हुई है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। एक दूसरा टर्म आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये टर्म अलग है। इसका मतलब होता है लॉजिकल लॉ ही लॉ होता है। इसका मतलब होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि जो बता दिया गया वही कानून है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, चाहे वो उसमें लॉजिक हो ना हो। जैसे जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका सर कलम कर दिया जाए, प्रताप जी चश्मा लगाते हैं तो इनका सर कलम कर दें, ये कोई लॉजिक है? जिस किसी ने किसी का मर्डर किया उसका सर कलम कर दिया जाए, अब आपको लॉजिकल लगेगा क्योंकि उसने किसी की हत्या की, तो भाई तुम्हें जीने का राइट कहां से हुआ, है ना। ये कहलाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जहां आपने कहा कि जो चश्मा लगाते हैं उनको मार दिया जाए, ये हुआ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये कॉन्सेप्ट गलत है। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है और आज के बाद ये पढ़ा जाएगा। और ये कहां से लेके रखा हुआ है? यूएसए से, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक आज कवर किए,
ये तो ऐसी हल्का फुल्का रटने वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समराइज किया है, लेकिन डिटेल में जो हमने लगभग 1.5 घंटा प्रीएम्बल पे डिस्कशन किया है वही मेन टॉपिक था हमारा, ठीक है ना। तो हमने 2 टॉपिक आज कवर कर लिए, बोरोइंग एलिमेंट्स और प्रीएम्बल प्रस्तावना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कल मिलते हैं। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर।